नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं स्पेन के खूबसूरत द्वीप ला पाल्मा की एक सच्ची घटना पर आधारित रोमांचक और भयावह फिल्म की यात्रा पर। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि उस प्रलय की कहानी है जिसने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार की छुट्टियों से, लेकिन जल्द ही वो बदल जाती है जीवन और मौत की जंग में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैसी एक छोटी सी बाली, एक गहरी दरार और एक सुप्त ज्वालामुखी ने दुनिया के सामने प्रलय का रूप धारण कर लिया। चलिए शुरू करते हैं कहानी को पूरी बारीकियों के साथ। कहानी की शुरुआत ला पाल्मा द्वीप के आसपास के शांत और नीले समुद्र से होती है। एक युवा महिला अपनी सबसे अच्छी सहेली के साथ लग्जरी ग्लास बोट, कांच की नाव पर छुट्टियां मना रही होती हैं। माहौल बेहद खुशनुमा है, हंसी मजाक चल रहा है। अचानक वो युवती शीशे के फर्श पर झुककर समुद्र की तस्वीर ले रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके कान की एक कीमती बाली गायब है। वो घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं वो समुद्र में गिर गई हो। उसकी सहेली, जो बेहद साहसी और पक्की दोस्त है, बिना दूसरा विचार किए तुरंत पानी में छलांग लगा देती है। वो सोचती है कि उसे वो बाली आसानी से मिल जाएगी। कुछ सेकंड तक सब सामान्य रहता है, लेकिन फिर पानी के अंदर से एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी अजीब आवाज आने लगती है। ये आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है। अचानक समुद्र का पानी उबलने लगता है। छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं और फिर एक जोरदार धमाका। कांच की नाव चकनाचूर हो जाती है। वो सहेली जो बाली ढूंढने गई थी, उसकी समुद्र में डूबकर मौत हो जाती है। वो युवती और नाव में मौजूद बाकी सभी लोग भी उस विस्फोट में मारे जाते हैं। ये दृश्य हमें दिखाता है कि समुद्र की गोद में कुछ बहुत गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने नहीं देखा। कहानी का ये भाग एक चेतावनी की तरह है। प्रकृति अपना संतुलन खो चुकी है, लेकिन दुनिया अभी अनजान है। अब कहानी कुछ दिनों बाद की है। हमारी मुलाकात निक और हिमी नाम के एक विवाहित जोड़े से होती है। वे अपने दो बच्चों, बड़ी बेटी सारा करीब 16-17 साल और छोटे ऑटिस्टिक बेटे लगभग 8-9 साल के साथ ला पाल्मा द्वीप पर छुट्टियां मनाने आते हैं। ये द्वीप ज्वालामुखी द्वीप के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि यहाँ आखिरी बार 1948 में भीषण विस्फोट हुआ था। तब से ज्वालामुखी सुप्त पड़ा था। निक और हिमी का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल रहा। वे लगातार झगड़ते रहते हैं। उनकी शादी बिगड़ने के कगार पर है। ये छुट्टी उनकी आखिरी कोशिश है, एक तरह से लास्ट चांस, ताकि वे फिर से एक दूसरे के करीब आ सकें। दोनों ने तय किया है कि इस यात्रा के दौरान वे बच्चों पर ध्यान देंगे और अपने मतभेदों को भुलाने की कोशिश करेंगे। वे एक खूबसूरत रिजॉर्ट में ठहरते हैं। सारा बहुत संकोची स्वभाव की है। उसकी छोटे भाई की देखभाल की जिम्मेदारी अक्सर उसी पर आ जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी काफी व्यस्त रहती हैं। एक दिन पूल के पास सारा अकेली बैठी होती है। एक लड़की उसके पास आती है और बीच वॉलीबॉल खेलने का न्योता देती है। सारा मना कर देती है, क्योंकि उसे अपने भाई को संभालना होता है। लड़की निराश होकर चली जाती है। सारा के चेहरे पर उदासी साफ झलकती है। वो नई दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी है। पिता निक ये देखते हैं। वो सारा को प्रोत्साहित करते हैं, जाओ बेटी खेलो, मैं तुम्हारे भाई को संभाल लूंगा। सारा मान जाती है। जाने से पहले पिता मजाक में वॉलीबॉल की कुछ बेसिक नियम समझा देते हैं। बस बॉल को पार करना है, बहुत जोर से नहीं मारना। सारा खेलने चली जाती है और निक अपनी बेटी के साथ रहता है। लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है। निक अपनी पत्नी हिमी को गौर से देख रहा होता है। वो देखता है कि हिमी एक स्पेनिश पुरुष के साथ हंस रही है और बातें कर रही है। निक के अंदर ईर्ष्या और गुस्सा उबलने लगता है। वो सोचने लगता है, हमारी शादी तो बर्बाद हो रही है और ये दूसरे आदमी से खिलखिला रही है। वो इतना व्यस्त हो जाता है अपने गुस्से में कि जब वो पलटकर देखता है तो उसका छोटा बेटा गायब हो चुका होता है। निक घबरा जाता है। वो इधर उधर भागता है, हर जगह ढूंढता है। उसे लगता है कि बच्चा समुद्र किनारे अपनी बहन के पास गया होगा। वो समुद्र तट की ओर भागता है, जोर जोर से नाम पुकारता है। कुछ दूर पर उसे एक छोटा बच्चा एक चट्टान पर खड़ा दिखता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि कोई ऋषि समुद्र का रहस्य दिख रहा हो। निक करीब जाता है तो देखता है कि उसका बेटा, जो ऑटिज्म के कारण कम बोलता है, गहरे समुद्र की ओर इशारा कर रहा है। निक निहारता है तो पानी में अनगिनत कछुए इकट्ठा हो रही हैं। वे सब एक साथ तैर रही हैं, मानो किसी बड़ी विपदा से बचने के लिए पलायन कर रही हों। निक को इस अजीब नजारे की गंभीरता का अंदाजा नहीं होता। वो बस बच्चे को उठाकर वापस आ जाता है। अब कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है। ला पाल्मा के पहाड़ों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की दो बेहद मेहनती वैज्ञानिक हैं, मैरी और उसके दाढ़ी वाले सहकर्मी। हम उन्हें दाढ़ी वाला वैज्ञानिक कहेंगे। वे एक गुफा में रूटीन सर्वे करने आते हैं, लेकिन आज सब कुछ अलग है। गुफा की दीवारों पर उन्हें सीमेंट जैसी एक सफेद परत जमी दिखती है। ऐसा उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा। मैरी तुरंत सैंपल इकट्ठा करने लगती है।
उधर दाढ़ी वाला वैज्ञानिक जमीन पर झुकता है और देखता है दर्जनों मरे हुए चमगादड़ पड़े हैं। उनके पंख सिकुड़े हुए हैं, आंखें बंद है, जैसे सांस लेना ही बंद कर दिया हो। वे एयर क्वालिटी मीटर लगाते हैं। परिणाम चौंकाने वाला होता है। गुफा में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा है। ये घातक है। इससे भी बड़ा सदमा तब लगता है जब वे गुफा की छत को टॉर्च से रोशन करते हैं। वहां एक विशाल दरार है जो पहले कभी नहीं थी। दरार इतनी चौड़ी और गहरी है कि ऐसा लगता है जैसे पहाड़ अंदर से फटने वाला है। वे तुरंत अपने डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचते हैं। डायरेक्टर एक अनुभवी लेकिन अत्यधिक सतर्क और थोड़ा डरपोक अधिकारी है। वो शुरू में अखबार पढ़ रहा होता है। अखबार की सुर्खी है, ला पाल्मा के दक्षिण पूर्व में एक स्पीड बोट में सभी पर्यटक मृत पाए गए, मामले की जांच जारी। डायरेक्टर के मन में पहले से ही शंका है, लेकिन जब मैरी और उसका साथी गुफा की रिपोर्ट लेकर आते हैं तो डायरेक्टर असहज हो जाता है। मैरी कहती है, सर ये सामान्य नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक साथ ही ज्वालामुखी गतिविधि का संकेत है। बारिश का मौसम लंबा हो गया है और बारिश ज्यादा हो रही है। पानी चट्टानों का संतुलन बिगाड़ रहा है, इसलिए दरारें बन रही हैं। ये भूकंप या भूस्खलन की तरफ इशारा है। लेकिन डायरेक्टर सिर हिलाता है। वो कहता है, छोटे मोटे झटके पहाड़ों में सामान्य है। अभी तक कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि कोई बड़ा खतरा है। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। इससे पहले मैंने एक बार भूस्खलन की चेतावनी दी थी, घबराहट फैल गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब मैं अपनी नौकरी से हाथ धोते धोते बचा। अब मैं तभी चेतावनी दूंगा जब पूरी तरह यकीन हो जाए। मैरी और दाढ़ी वाला वैज्ञानिक निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि डायरेक्टर को सच्चाई का एहसास नहीं है, लेकिन सच इससे उलट है। डायरेक्टर पहले ही फॉरेंसिक विभाग से स्पीड बोट वाली मौतों की रिपोर्ट ले चुका है। उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मरे हुए लोगों के फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाई गई है, यानी बेहद गर्म जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हुई। डायरेक्टर डरा हुआ है, लेकिन वो फिर से गलत अलार्म बजाने की गलती नहीं करना चाहता। दाढ़ी वाला वैज्ञानिक मैरी को नक्शा दिखाता है। अब वापस रिजॉर्ट की ओर। रात का समय है। निक और हिमी के बीच फिर झगड़ा होता है। बेटे के गुम होने के बाद निक ने हिमी को बताया ही नहीं था कि बच्चा कैसे खो गया था। हिमी गुस्से से कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमारा बेटा गायब हो गया था? मैं उसी समय खोजने आ जाती। निक चिल्लाता है, तुम पूरे दिन बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती। आज अजनबी आदमी के साथ हंस रही थी, कल क्या होगा? दोनों एक दूसरे पर ताने मारते हैं। ये शादी अब टूट चुकी है, सिर्फ एक औपचारिकता बची है। सारा अपने कमरे में बैठी ये सब सुनती है। वो दीवार के पीछे से अपने माता पिता की चीखने की आवाजें सुनकर रोने लगती है। उसी दिन दोपहर में वो लड़की जिसके साथ उसने वॉलीबॉल खेला था ने भी उसे और ताने दिए थे। दरअसल एक लड़के ने उस लड़की का एक वीडियो बिना इजाजत बनाया था और सारा ने गलती से उसे फॉरवर्ड कर दिया था। अब वो लड़की सारा को दोषी ठहराती है और अपमानित करती है। सारा बिल्कुल अकेली महसूस करती है। वो देर रात चुपके से सूटकेस पैक करती है और होटल से बिना बताए हवाई अड्डे के लिए निकल जाती है। हवाई अड्डे पर पहुंचकर वो अपनी चाचा, नॉर्वे में रहने वाले मामा को फोन करती है। वो कहती है, अंकल कृपया मेरे लिए घर वापसी की टिकट बुक कर दीजिए, मैं अकेले वापस जाना चाहती हूँ। चाचा हैरान होते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है, क्या माता पिता जानते हैं? सारा कुछ नहीं बताती। चाचा फोन रखकर हिमी को कॉल करते हैं, लेकिन हिमी उस वक्त योगा कर रही होती है। फोन वाइब्रेट पर होता है, वो सुन नहीं पाती। इधर भूविज्ञान विभाग में अलार्म बजने लगते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार माइक्रो ट्रेमर, छोटे झटके की लहरें आ रही हैं। केंद्र पहाड़ की ओर बढ़ रहा है। डायरेक्टर के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आदेश देता है, ला पाल्मा के लिए और यहां से सभी उड़ानें तुरंत रद्द करो। ज्वालामुखी की राख जेट इंजन को बर्बाद कर सकती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। वो विमान जिसमें सारा बैठने वाली होती है पहले ही रनवे पर दौड़ रहा होता है। पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रद्द करने का आदेश मिलता है, लेकिन रनवे छोटा होने के कारण विमान रुक नहीं सकता। वो उड़ान भर ही लेता है। ठीक उसी क्षण पहाड़ पर एक भीषण धमाका होता है। सारा का विमान हवा में ही फट जाता है। विस्फोट की गर्जना पूरे द्वीप में सुनाई देती है। हिमी जो अब बाहर आई होती है, बादलों में आग का गोला देखकर वहीं ठिठक जाती है। उसे लगता है कहीं मेरी बेटी उस विमान में तो नहीं थी। निक और हिमी हवाई अड्डे की ओर भागते हैं। अस्पताल पहुंचते हैं। वहां घंटों इंतजार करते हैं। कर्मचारी उन्हें यात्रियों की लिस्ट दिखाता है। जिनका नाम निशान से दर्ज है वे अस्पताल में हैं, जो बिना निशान के हैं वे लापता हैं। सारा के नाम के आगे कोई निशान नहीं। हिमी और निक रोने लगते हैं। वे थके हारे होटल लौटते हैं। जब दरवाजा खोलते हैं, अंदर सारा बिस्तर पर बैठी है। दोनों स्तब्ध, फिर खुशी से गले मिलते हैं। सारा बताती है, जब मैं विमान में चढ़ने वाली थी तभी मेरी सहेली जिससे झगड़ा हुआ था का मैसेज आया। उसने सच्चे दिल से माफी मांगी और दोबारा दोस्ती करने को कहा। मैं खुश हो गई, तभी मन बदला और विमान नहीं चढ़ी।
पता नहीं कैसे उस मैसेज ने मेरी जान बचा ली। ये एक सुखद संयोग था। अब सारा और उसकी सहेली की दोस्ती और मजबूत हो गई। डायरेक्टर अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका है कि प्रलय आने वाली है। वो मेयर के पास जाता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन मेयर मानने को तैयार नहीं। राख पहले भी आई थी, तब कुछ नहीं हुआ। अगर मैंने अब अलर्ट जारी किया और कुछ नहीं हुआ तो मेरी साख चली जाएगी। और हां, पैनिक से जो हादसे होंगे उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? डायरेक्टर उसकी बात सुनकर निर्णय लेता है। वो अपने सभी कर्मचारियों को द्वीप छोड़ने का आदेश देता है और खुद मौके पर आखिरी इंसान के रूप में रहने का फैसला करता है। मैरी इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन उसकी अपनी जिम्मेदारी है। उसका छोटा भाई। मैरी पुलिस स्टेशन पहुंचती है क्योंकि उसका भाई शराब के नशे में बार में झगड़ा करके गिरफ्तार हो गया होता है। मैरी उसे छुड़ाने जाती है, लेकिन पुलिस वालों से बहस करने पर उसे भी सरकारी काम में बाधा के आरोप में हिरासत में ले लिया जाता है। भाई जब होश में आता है तो अपनी गलती समझता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। इधर निक का परिवार अब पूरी तरह बचने की तैयारी में जुट जाता है। हिमी के भाई, जो विदेश मंत्रालय में उच्च पद पर हैं, उनसे संपर्क करते हैं। वो बताते हैं, सरकार ज्वालामुखी की पूरी जानकारी जानती है, लेकिन दहशत फैलने के डर से चुप है। मैंने तुम्हारे लिए एक फेरी नौका बुक कर दी है। ये तुम्हें मिनटों में पड़ोसी द्वीप टेनरिफ ले जाएगी। वहां से तुम अगली फ्लाइट पकड़ सकते हो। सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, जल्दी करो। हिमी, निक, सारा और छोटा बेटा बिना समय गवाए होटल से निकलते हैं, लेकिन बाहर कोई टैक्सी नहीं है। निक एक ट्रक रोकता है, ड्राइवर को धक्का देकर उतारता है और अपने परिवार को ट्रक में बैठाकर भगा ले जाता है। वे फेरी टर्मिनल पहुंचते हैं। ट्रक के असली मालिक मजदूर पीछा करके आ जाते हैं। निक कहता है, परिवार को पहले जाने दो। हिमी और बच्चे फेरी पर चढ़ जाते हैं। फेरी खुलने लगती है। मजदूर निक को पीटने लगते हैं। निक अपना पूरा वॉलेट निकाल कर दे देता है, तब जाकर वे उसे छोड़ते हैं। लेकिन तब तक फेरी बहुत दूर निकल चुकी होती है। निक बंधे हाथों देखता रह जाता है। उसकी पत्नी और बच्चे चले गए। सारा फोन पर अपनी सहेली शेरी से कहती है, किसी तरह टेनेरिफ पहुंच जा, नहीं तो मर जाएगी। शेरी भागती है, लेकिन परेशानी अभी बाकी है। अब सबसे भयानक दृश्य आता है। भूकंप के झटके बढ़ने लगते हैं। डायरेक्टर अकेले ऑफिस में बैठा है। उसे लगता है अब और देर नहीं। वो मेयर के ऑफिस फोन करता है और धमकी देता है, आपने नहीं सुना तो मैं खुद जनता को चेतावनी दूंगा। आखिरकार मेयर रेड अलर्ट जारी करने को मजबूर होता है। द्वीप पर हर जगह सायरन बजने लगते हैं। सभी नागरिक तुरंत ऊंचे स्थानों की ओर जाएं, सुनामी की आशंका है। निक अब फेरी न पकड़ पाने के कारण स्पीड बोट किराए पर लेने की कोशिश करता है, लेकिन सायरन सुनते ही स्टाफ मना कर देता है। तभी होटल में मिला उसका एक दोस्त, जो स्पेनिश है, आकर कहता है, मैंने एक मल्लाह को रिश्वत दी है, वो हमें ले जाएगा, वहां चल। दोनों घाट पर पहुंचते हैं। मल्लाह कहता है, सिर्फ एक सीट बची है। निक को बैठना है, लेकिन तभी एक औरत अपने बच्चे को लेकर दौड़ती हुई आती है। प्लीज, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, इसे बचा लो। निक बिना कुछ कहे अपनी सीट उस औरत को दे देता है। उसका दोस्त हैरान होता है, लेकिन निक बस चला जाता है। इधर अस्पताल में दाढ़ी वाला वैज्ञानिक, जो कोमा में था, अपनी आंखें खोलता है। वो बाहर ज्वालामुखी की गर्जना सुनता है, समझ जाता है कि उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। वो धीरे धीरे कपड़े बदलता है और सीधे डायरेक्टर के ऑफिस जाता है। डायरेक्टर उसे देखकर मुस्कुराता है। दोनों चुपचाप, वे आखिरी सांस तक अपनी ड्यूटी पर रहने का फैसला कर चुके हैं। निक बेसहारा घूम रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात होती है मैरी और उसके भाई से, जिसे पुलिस ने रिहा कर दिया था और उसने अपने साथ एक और कैदी को भी निकाल लिया था। ये एक बड़ी गलती साबित होती है। भाई मैरी से कहता है, मैंने मछली पकड़ने वाली एक स्पीड बोट छुपा रखी है, उससे हम भाग सकते हैं। वे तीनों स्पीड बोट तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट करते हैं, पीछे से आवाज आती है, रुको। वही कैदी जिसे भाई ने छुड़ाया था, उसके हाथ में पिस्तौल है। वो धमकाता है, ये बोट मेरी है, मैं अकेला जाऊंगा, मेरे साथी जल्द ही आ रहे हैं। मैरी का भाई समझाता है, बोट में एक और आदमी और आ सकता है, हम 5 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन वो बदमाश नहीं मानता। तर्क वितर्क बढ़ता है। अचानक गोली चलती है। मैरी का भाई सीने में गोली खाकर गिर जाता है। मैरी चीखती है, नहीं। वो उसे गोद में लेती है, लेकिन कुछ ही पलों में भाई की मौत हो जाती है। तभी बदमाश के और साथी आ जाते हैं। निक तुरंत मैरी का हाथ पकड़ता है और स्पीड बोट पर चढ़ा लेता है। उसके पास भी एक बंदूक होती है, शायद उसने कहीं से उठा ली हो। वो गोली चलाता है। कोई बदमाश पानी में गिरता है, बाकी पीछे हट जाते हैं। निक स्पीड बोट को पूरी रफ्तार से दूर ले जाता है। मैरी भाई की लाश की तरफ देखती रहती है। उसका दिल टूट जाता है। इधर हिमी और बच्चे टेनेरिफ द्वीप के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। आखिरी फ्लाइट तैयार है। बोर्डिंग के समय पासपोर्ट चेक होता है। स्टाफ को अतिरिक्त पासपोर्ट दिखता है। हिमी बताती हैं, ये मेरे पति का है,
वो पीछे रह गए, लेकिन शायद आ जाएं। स्टाफ उन्हें पीले रंग के बैंड बोर्डिंग पास की तरह देता है। सारा अपनी सहेली शेरी के बारे में सोच रही होती है। उसने शेरी को मैसेज किया था कि एयरपोर्ट आ जाए। शेरी दौड़ती हुई आती है, लेकिन उसके पास बोर्डिंग पास नहीं है। सारा अपने बैग में से पिता निक का बोर्डिंग पास, जो हिमी ने संभाल कर रखा था, निकालकर शेरी को थमा देती है और खुद विमान के अंदर चली जाती है। शेरी बैंड लगाकर विमान में बैठ जाती है, लेकिन अब सारा कहाँ है? हिमी और उसका बेटा विमान में बैठ चुके हैं, लेकिन सारा नहीं आती। हिमी घबराती है। वो एयर होस्टेस से पूछती है, मेरी बेटी अभी नहीं आई। होस्टेस कहती हैं, मैडम कृपया बैठ जाइए, विमान उड़ान भरने वाला है। हिमी के होश उड़ जाते हैं। वो अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और विमान से बाहर निकल जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विमान में कितने लोग हैं या क्या नियम है, वो अपनी बेटी के बिना नहीं जा सकती। इसी समय डायरेक्टर और दाढ़ी वाला वैज्ञानिक, दोनों हीरे के जज्बे वाले लोग, ज्वालामुखी के मुहाने के पास पहुंच जाते हैं। उनके पास प्रोटेक्टिव सूट है। वे जानते हैं कि अब इस द्वीप से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। दाढ़ी वाला अपनी जेब से रेड वाइन की 78 साल पुरानी बोतल निकालता है, जिस साल ज्वालामुखी आखिरी बार फटा था उसी साल की। वो मुस्कुराते हुए कहता है, जॉन, ये हमारी आखिरी ड्रिंक है। डायरेक्टर हंसता है। वे दोस्त हैं, वैज्ञानिक हैं, और वे मौत का सामना हंसते हुए कर रहे हैं। लेकिन वे वाइन पी भी नहीं पाते। पृथ्वी कांप उठती है। 78 साल से सोया हुआ ज्वालामुखी पूरी ताकत से जाग उठता है। एक अद्भुत धमाका, आसमान में आग के गोले, लाल रंग का लावा आसमान को छूता है। पहाड़ का एक पूरा भाग, करीब एक शहर के बराबर, समुद्र की ओर खिसकता है। वो विशाल चट्टान सीधे अटलांटिक महासागर में गिरती है। पानी में जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। सैकड़ों फीट ऊंची एक दीवार जैसी सुनामी उठती है। सारा और शेरी उस विमान में होती हैं जो अब टेनेरिफ के रनवे पर लैंडिंग कर रहा होता है। पायलट को देर से पता चलता है कि रनवे सुनामी के पानी से भर चुका है। ये एक भयानक दुर्घटना है। विमान रनवे से फिसलकर उल्टा हो जाता है, टूट जाता है। चारों तरफ मलबा बिखर जाता है। इधर टेनेरिफ के एयरपोर्ट के बाहर हिमी अपने बेटे के साथ दौड़ रही होती है। सुनामी की दहाड़ बढ़ती जाती है। अचानक उनके चाचा हिमी के भाई का फोन आता है। टेनेरिफ के पूर्वी किनारे पर एक सेफ जोन है। वहां 2 सुनामी की लहरें एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाएंगी। जल्दी से वहां पहुंचो। हिमी का बेटा ऑटिस्टिक होने के बावजूद भूगोल में प्रतिभाशाली है। तुरंत नक्शा देखकर बताता है, ये रास्ता मां। वे दौड़ते हैं। उनके साथ कुछ एयरपोर्ट कर्मचारी भी जुड़ जाते हैं। वहीं समुद्र में निक और मैरी स्पीड बोट पर सेफ जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन निक ने पहले ही चाचा का मैसेज पढ़ लिया था। वो दिशा बदलता है। जैसे ही उनकी बोट किनारे लगती है, पीछे एक विशाल लहर आती है। वे दौड़ते हैं और ऊंची जमीन पर पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही कई लोग इकट्ठा हो चुके हैं। सारा और शेरी विमान के मलबे से बाहर निकलती हैं। शेरी बेहोश है। सारा उसे जमीन पर लिटाकर सीपीआर, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन करती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट मदद करता है। कुछ मिनट बाद शेरी को जीवन दान मिल जाता है। वे दोनों खड़े होते हैं तो चारों तरफ तबाही, इमारतें ढही हुई, पानी हर जगह, लोगों के शव बिखरे पड़े हैं। सारा अपने माता पिता को ढूंढ रही होती है। वो सोचती है कि वे मर गए, लेकिन फिर वो एक ऊंची पहाड़ी पर अपने छोटे भाई, जो ऑटिस्टिक है, उसे देखती है। वो किसी बचाव दल की तरफ इशारा कर रहा है। फिर उसे हिमी दिखती है। सब गीले हैं, गंदे हैं, लेकिन जीवित हैं। निक भी उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। वो हिमी और बच्चों को ढूंढता है, मगर नहीं मिलते। वो सोचता है कि सब मर गए। तभी दूर से एक परिचित आवाज आती है, डैडी। सारा उसकी तरफ दौड़ती है। निक दौड़कर उसे गले लगा लेता है। फिर हिमी भी सारा को देखती है। तीनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। छोटा बेटा भी आ जाता है। पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है, प्रकृति के सबसे भयानक प्रकोप के बावजूद। बस एक व्यक्ति दूर खड़ी है, मैरी। उसकी आंखों में आंसू हैं। उसने अपने भाई को खो दिया। उसकी गोद में वो खालीपन हमेशा रहेगा। लेकिन वो ये भी जानती है कि उसकी सूझबूझ और साहस के कारण हजारों लोग बच पाए। अगर डायरेक्टर और वो सत्य को छुपाते तो शायद ये पुनर्मिलन संभव नहीं होता। पिछले दृश्य में हम देखते हैं कि दुनिया के कई छोटे द्वीप पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं, लेकिन ला पाल्मा और टेनेरिफ के अधिकतर नागरिक सुरक्षित हैं, क्योंकि उनके पास सही सूचना थी। हिमी के भाई ने अपनी नौकरी को जोखिम में डालकर एक माइक्रोफोन उठाया और मीडिया के माध्यम से सेफ जोन की घोषणा की। ये फिल्म का सबसे नायाब क्षण है। फिल्म का अंत एक हेलीकॉप्टर के आने के साथ होता है। परिवार हाथ हिलाता है। मैरी अकेली खड़ी रहती है, एक मूक नायिका। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक होती है और शब्द आते हैं, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन असल जीवन में अलर्ट जारी होने से पहले ही प्रशासन ने इवैक्यूएशन कर दिया था, जिससे जान माल का नुकसान कम से कम हुआ।
काल्पनिक सुधार। दोस्तों, ये फिल्म हमें बताती है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं, लेकिन ये भी बताती है कि एक सच्चा वैज्ञानिक, एक जिम्मेदार पिता, एक साहसी माँ और एक बहन का प्यार किसी भी आपदा को मात दे सकता है। फिल्म के अंत में निक और हिमी अपने मतभेद भुलाकर एक दूसरे से लिपटते हैं। शायद ये आपदा उनकी शादी को बचाने वाली आखिरी चिंगारी बन जाती है। अगर आपको ये विस्तृत व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।